नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से भारतीय इतिहास के उस कालक्रम के बारे में जिसके द्वारा हमारे देश का एक विभाजन काल और विभाजन क्रम देखा गया है। तो उस इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कालक्रम क्या रहा है जो बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे वह आधुनिक भारत से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो ये कहानी लगभग 75 साल पहले की है कि जब देश को 1947 में, आप याद करेंगे, जब देश को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में एक कंपनी तो कई प्रकार की भारत में आई, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। उस कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो शासन की बागडोर है वह धीरे धीरे अपने हाथों में ले लिया। और इसकी शुरुआत आप देखेंगे बंगाल से हुआ है। 1757 की प्लासी का युद्ध हो, उसके बाद बक्सर का युद्ध हो। इस प्रकार आप देखेंगे कि कंपनी और कंपनी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसको बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। और वह व्यवस्था धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। दरअसल हुआ क्या, जैसे जैसे कंपनी की शासन व्यवस्था बढ़ता चला गया, इस कंपनी की जो शासन व्यवस्था पर एक प्रभुत्व है, ये लोग धीरे धीरे आप देखेंगे भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से अव्यवस्था में बांट दिया। अब इस अव्यवस्था के कारण भारतीय लोगों के अंदर, भारतीय जनमानस के अंदर अपने देश और राष्ट्र के प्रति एक जन जागरूकता की विचारधाराओं का निर्माण धीरे धीरे होने लगा। और इस जन जागरूकता की विचारधारा के निर्माण के रूप में आप देखेंगे एक प्रमुख संस्था, प्रमुख रूप से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना हुआ, सन 1885 में। इस प्रमुख राजनीतिक संस्था के माध्यम से शुरुआत में लोगों ने जो जनता की जन भागीदारी है और सुशासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसके संदर्भ में लोगों को कैसे जागरूक करना है, लोगों को लोकतंत्र, शासन, सरकार के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण प्रणाली है, और उसके संदर्भ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण की प्रवृत्ति चल रही है, उस प्रवृत्ति को कैसे भारतीय जनमानस के अंतर्गत और उनके अंदर रखा जाए, ताकि भारतीय जनमानस अपने स्वशासन और अपने लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का प्रयास करे। तो इस प्रकार इस संस्था का जो कार्यप्रणाली है,
शुरुआत में भारतीय लोगों की दशा को सुधारने में लगा रहा कि कैसे हम भारतीय लोगों की दशा और दिशा को सुधारें। ठीक है। आप देखेंगे कि इस जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना और इसका जो अधिवेशन हुआ बंबई में हुआ 1885 में। ये उस समय का भारत है, अविभाजित भारत है। ये तो आप देख रहे हैं, ये अविभाजित भारत। ठीक है। इस समय देख रहे हैं आप, लाहौर, कराची, दिल्ली सब आपस में कनेक्टेड हैं और एक अखंड राष्ट्र की विचारधारा थी। दूसरी बात क्या है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवादी विचारधारा, जो विचारधारा स्वशासन के विचारों से प्रेरित है और शासन की बागडोर लोकतंत्र की विचारधाराओं को एक नए विचारधारा के निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसे दिशा में ब्रिटिश सरकार को लगा, मैं 1885 के बाद की बात बता रहा हूं, एक कहानी है। ब्रिटिश सरकार को लगा कि जो स्वशासन और राष्ट्रवादी प्रेम है वह भारतीय जनमानस के अंदर भरने में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कामयाब रहा है। इस वजह से उस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो स्वशासन की विचारधारा है उसे कैसे ब्रेक किया जाए, यानी कि रोका जाए, यानी कि फूट डालने की जो एक परिकल्पना है उसको कैसे एक नए विचारधारा के रूप में निर्माण किया जाए, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश कंपनी के शासनकारी जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विचार रखा। और आप जानते हैं कि बंगाल उस समय राष्ट्रवादी विचारधारा का एक केंद्र था। बंगाल उस समय राष्ट्रवादी विचारधारा का एक केंद्र था, और जब बंगाल राष्ट्रवादी विचारधारा का केंद्र है तो यदि हम यहां पे फूट डाल दे रहे हैं तो जो एक प्रोसेस है राष्ट्रवादी विचारधारा का उसे ब्रेक किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। आप देखेंगे कि जो पूर्वी बंगाल है वहां पे हिंदुओं का अल्पमत है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में हिंदू की संख्या था। तो इन्होंने एक जो फूट डालने की विचारधारा थी, हिंदू बनाम मुस्लिम, इसका कहीं ना कहीं प्रयोग इन्होंने 1905 के विभाजन के दौरान ही कर दिया। यह एक पहला पड़ाव है इतिहास के कालक्रम में कि इन्होंने 1905 के दौरान ही यह बातें रख दिया। अब देखिए इस दौरान हुआ क्या, अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है, इस संगठन ने अपनी विचारधाराओं को बदलने का प्रयास किया। अभी जिस संस्था यानी कि कांग्रेस लोगों को जनमानस राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहा है, अब यह संस्था स्वशासन की मांग और राजनीतिक सुधार और लास्ट में मैं कहूं तो पूर्ण स्वराज जैसी विचारधाराओं का निर्माण करने लगा। क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि नहीं, जब तक शासन सत्ता पे हम लोग का कब्जा नहीं होगा, प्रभुत्व नहीं होगा, तब तक शासन की व्यवस्था, शासन की बागडोर बेहतर तरीके से कार्य
नहीं करेगा। अच्छा, इसी क्रम में आप देखेंगे 1906 की घटना है, क्योंकि जैसे 1905 का बंगाल का विभाजन होता है तो कुछ प्रमुख नेताओं के द्वारा, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, आगा खां हो गए, इन लोगों के द्वारा भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सबसे पहला और मजबूत पड़ाव जो देश के विभाजन का एक मजबूत पड़ाव के रूप में उभरा कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आपने देखा कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के गठन के पीछे जो कारण है वह क्या रहा कि देश के जनमानस को एक राजनीतिक सुधार के दिशा में, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में, एक स्वशासन के दिशा में कैसे प्रेरित करना है। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब ये लोग 1905 के विभाजन के बाद ये जो फूट डालने की विचारधारा है 1906 को एक बेहतर पड़ाव के रूप में तैयार कर दिए। कैसे? मुस्लिम लीग की स्थापना करके। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि ये बंगाल का उस समय का भाग है, अखंड भारत के समय, जहां पे 1905 का बंगाल विभाजन हुआ। ये कुछ प्रमुख मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, तो देखिए अब जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, फिर धीरे धीरे मुस्लिम वर्ग के लोग भी अपनी राजनीतिक सुधार, अपनी स्वशासन, ऐसे विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिए। ऐसे विचारधाराओं को काम करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मुस्लिम वर्ग को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का अधिकार दे दिया गया। ठीक, इस विचारधारा के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि आप देखेंगे कि जब यह अलग से एक निर्वाचन व्यवस्था का अधिकार ही दे दिया गया तो मामला और बिगड़ता चला जा रहा है। चूंकि अंग्रेजों की नीति था फूट डालो राज करो, और यह प्रोसेस बड़े पैमाने पर कामयाब भी रहा। अच्छा, अब उसके आगे आप देखते हैं कि जैसे ही भारत की स्थिति परिस्थितियां बदलती चली जा रही है कि भारत में हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं फरवरी 1938 की। आप देखेंगे फरवरी 1938 में, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी जी का आगमन हो चुका था। असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी 1920 में। असहयोग के माध्यम से बहुत सारे मतभेद को भुलाने का भी प्रयास किया गया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे कि 1938 की बात है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने
देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत भी शुरू किया कि कैसे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो तनाव है उसको कम किया जाए। लेकिन यह बात बिल्कुल नाकामी साबित हुआ और फिर दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाया। एक अहम पड़ाव तब आया जब 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है और इसी प्रस्ताव के माध्यम से पूरी तरह एक भारत से विभाजन करके एक अलग राष्ट्र मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। और आप जानते हैं कि इस 1940 के अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो प्रक्रिया है मतभेद का वो बढ़ता चला जा रहा है और एक समय ये देखिए लाहौर का जो कार्यक्रम हुआ था 1940 में, ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी इस राजनीतिक और कानूनी गतिरोध को दूर करने का कोशिश किया था लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और आप जानते हैं कि वर्ष 1947 की बात है, 14 अगस्त को एक मुस्लिम देश पाकिस्तान और को स्वतंत्रता दिया गया और 15 अगस्त को अपने देश की स्वतंत्रता दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार ऐसे कालक्रम के द्वारा देश का विभाजन हुआ था जो एक आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। जय हिंद।